मुंबई में जुबैर अंसारी नाम का व्यक्ति सड़क पर कलमा पढ़ने का दबाव बना रहा था। तो यहां आपने ये देखा, जिससे आप सबको अब सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन दफ्तरों में क्या हो रहा है, अब वो भी देखिए। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले नासिक में जो टीसीएस का दफ्तर था, वहां पर भी एक बहुत बड़ा धर्मांतरण का मामला सामने आया था। वहां पर एक बहुत बड़ा गैंग चल रहा था कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर। तो सड़क पर यह आतंकवादी लोगों से कलमा पढ़ने के लिए कहता है, और नासिक में टीसीएस के ऑफिस में हिंदू लड़कियों पर कलमा पढ़ने के लिए दबाव बनाया जाता है। नासिक के टीसीएस धर्मांतरण मामले में अदालत में सुनवाई शुरू हो गई, और सुनवाई के दौरान कुछ नई बातें सामने आई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 27 अप्रैल को यह सुनवाई जो चल रही थी, यह आरोपी निदा खान की जमानत की याचिका को लेकर हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, निदा खान इस समय फरार है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, और निदा खान ने अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। उसी पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कई बड़े दावे किए हैं सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से। पहला, निदा खान ने एक हिंदू लड़की पर बुर्का और हिजाब पहनने का दबाव बनाया। दूसरा, उसे कलमा पढ़ने पर मजबूर किया। तीसरा, एक हिंदू लड़की का नाम बदलकर उसने हानिया रख दिया, और इस लड़की को मलेशिया भेजने की पूरी प्लानिंग भी कर ली थी। और ये पूरी प्लानिंग निदा खान और उसके ऑफिस के एक और साथी और दोस्त दानिश शेख ने मिलकर की थी। दानिश शेख भी इसी मामले में मुख्य आरोपी है। तो निदा खान और दानिश शेख ये दोनों मिलकर ये काम कर रहे थे। अब पुलिस पैसे के लेन देन और विदेशों से फंडिंग के सोर्स की भी जांच कर रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों को विदेशों से कोई पैसा मिलता हो धर्मांतरण करने के लिए या लड़कियों को बाहर भेजने के लिए। निदा खान ने जिस हिंदू लड़की पर लगातार धर्मांतरण का दबाव बनाया, हिजाब और बुर्का पहनने का दबाव बनाया, वो असल में अनुसूचित जनजाति समुदाय से आती है। और ये बात निदा खान को पहले से पता थी। इससे ऐसा लगता है कि निदा खान जानबूझकर उन लड़कियों को चुनती थी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें नौकरी की बड़ी जरूरत है। आपको याद होगा, हमने पहले भी आपको बताया था कि इस रैकेट में जिन लड़कियों को चुना जाता था धर्मांतरण के लिए या परेशान करने के लिए, उन्हें खास तौर पर वो ऐसी लड़कियां थीं जिनकी उम्र बहुत कम थी, 21 से 30 साल के बीच की इनकी उम्र हुआ करती थी। ऐसी लड़कियों को चुना जाता था जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, जिनकी नई नई नौकरी लगी है और उन्हें नौकरी की बहुत जरूरत है। क्योंकि इस प्रकार के जो लोग होते हैं, ऐसी जो लड़कियां होती हैं, वो बहुत मजबूर होती हैं। वो आवाज नहीं उठाएंगी क्योंकि उन्हें डर होगा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो नौकरी चली जाएगी। फिलहाल इस मामले में अदालत ने आरोपी निदा खान को जमानत नहीं दी है और अपना फैसला 2 मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। टीसीएस का ये जो मामला है, इसमें अब तक 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं और इन एफआईआर से भी काफी कुछ खुलासे हुए हैं। एफआईआर में एक पुरुष कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि ईद के मौके पर एक दूसरे आरोपी ने उसे वो अपने घर लेकर गया और जबरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए उसे मजबूर किया और कलमा पढ़ने के लिए भी दबाव डाला। तो अब आप सोचिए कि आपका एक मैनेजर आपको जबरदस्ती ईद के मौके पर अपने घर ले जाए, वहां आपसे नमाज पढ़ने के लिए आप पर दबाव डाले, कलमा पढ़ने के लिए आप पर दबाव डाले, और वो आपका साथी भी है और शायद आपका मैनेजर भी है, आप उसे नाराज नहीं कर सकते। ये कितनी बड़ी गैर कानूनी बात है। इस एफआईआर के मुताबिक टीसीएस के ऑफिस में भी सभी आरोपी एक गैंग की तरह काम करते थे और वो हिंदू लड़की या फिर हिंदू लड़कों को अपना शिकार बनाते थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों ने शिकायत की है, एक पुरुष ने भी शिकायत की है। ज्यादातर एफआईआर में लड़कियों के शारीरिक शोषण का जिक्र किया गया है और इस मामले में मुख्य आरोपी दानिश शेख ने शादी का झूठा वादा करके 23 साल की एक हिंदू महिला कर्मचारी का शोषण किया, जबकि दानिश शेख पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी हैं। अब आपको यह बताते हैं कि इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करने की पहली एफआईआर कैसे दर्ज हुई, यह पूरा मामला खुला कैसे। आपने ये मामला तो देख लिया होगा अब तक, पूरे देश में ये हेडलाइंस में है, लेकिन ये शुरू कैसे हुआ, पता कैसे चला कि यहां ये सब हो रहा है। तो देखिए, कहानी बड़ी दिलचस्प है। दानिश शेख ने
अपने ही दफ्तर में एक हिंदू लड़की से शादी का झूठा वादा करके पहले उससे दोस्ती की, उसके बाद उसका शारीरिक शोषण किया। उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध बन गए। दानिश शेख इस लड़की पर धर्मांतरण का दबाव भी बनाने लगा और इसे कहने लगा कि तुम अपने धर्म परिवर्तन कर लो। बाद में दानिश की पत्नी को इसके बारे में पता चला कि दानिश अपने दफ्तर में यह सब कर रहा है। उसके बाद दानिश की पत्नी ने खुद इस हिंदू लड़की से संपर्क किया और फिर इस लड़की को बताया कि दानिश तो पहले से शादीशुदा है, मैं उसकी पत्नी हूं और दानिश के 2 बच्चे भी हैं। और जब 23 साल की इस हिंदू लड़की को दानिश की असलियत के बारे में पता चला, उसे पता चला कि दानिश पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी एक पत्नी है, तो वो डिप्रेशन में चली गई। क्योंकि दानिश तो उसके साथ खेल रहा था, लेकिन ये जो लड़की है ये इसका तब तक पूरा ब्रेन वॉश हो चुका था। बाद में जो इस मामले की जानकारी लड़की के परिवार को मिली, तब जाकर उन्होंने इस लड़की से बात की, इसे शिकायत करने के लिए तैयार किया और फिर तब उसके परिवार ने पुलिस में जाकर यह एफआईआर दर्ज करवाई। और जब पुलिस ने जांच की आगे चलकर, तो पता चला कि यह अकेली लड़की नहीं है। उस दफ्तर में तो और बहुत सारी हिंदू लड़कियां हैं जिनके साथ यही सब हो रहा है। और इस तरह से टीसीएस नासिक मामले में यह पहली एफआईआर दर्ज हुई और इसके बाद कई और लड़कियां सामने आईं और उन्होंने कहा कि हमारी कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, हमारे साथ भी यही हो रहा है। और फिर कई और लड़कियां आई, उन्होंने शिकायत की पुलिस में और इस प्रकार से अब तक कुल मिलाकर इस मामले में 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसलिए यह मामला बहुत गंभीर है। एक नहीं, 9 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं और शिकायत करने वालों में पुरुष भी हैं। एफआईआर में यह भी आरोप है कि दानिश शेख हमेशा हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें करता था और इन सब लोगों के सामने इस्लाम की तारीफ करता था। इस मामले में टीसीएस के मैनेजमेंट ने लगातार यह कहा है कि नासिक के टीसीएस के दफ्तर में काम करने वाली लड़कियों की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है, ऐसा यह कंपनी दावा कर रही है। जबकि कई एफआईआर में यह साफ बताया गया है कि जब धर्मांतरण और शोषण जैसे मामलों की शिकायत ऑफिस के सीनियर अधिकारियों से की गई तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो टीसीएस का जो सीनियर मैनेजमेंट है वो ये कहता है कि हमारे पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है, हम पुलिस से कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जब आप पुलिस में जो एफआईआर दर्ज की है उसको आप पढ़ेंगे और जब आप इन लड़कियों से बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि हमने अपने सीनियर मैनेजमेंट से कई बार शिकायत करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। तो आप सोचिए, अगर आप मुंबई में बाहर सड़क पर जा रहे हैं तो आप नहीं जानते कब कौन आपके सामने आ जाएगा, कलमा पढ़ने के लिए दबाव डालेगा, नहीं पढ़ेंगे तो चाकू मार देगा, गोली भी मार सकता है। दफ्तर में अगर आपके परिवार की कोई महिला काम करने के लिए जा रही है, उसके साथ भी ये हो सकता है। और ये एक बहुत खतरनाक बात है। इसलिए भारत के हर परिवार को, चाहे वो कोई भी धर्म मानता हो, उसे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार के जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, जो धर्म के नाम पर ये सब करते हैं, ये किसी भी धर्म में हो सकते हैं, किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं। इसलिए सभी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और आपको अपने परिवार के बाकी के जो सदस्य हैं, उन्हें आपको ये बात बतानी चाहिए कि अगर उनके दफ्तर में उनके साथ, खासतौर पर महिलाएं, अगर उनके दफ्तर में उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, अड़ोस पड़ोस में उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, जब वो जिम जाती हैं वहां पर अगर उनके साथ कोई ऐसी बात करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं रहना है। घर आते ही वापस अपने परिवार को पूरी बात बतानी है, या फिर अपने किसी दोस्त जिस पर वो विश्वास करती हैं उसे बताना है, और फिर तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करनी है।